जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी, हम चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 9 का स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट की। इसकी हम ऑलरेडी 3 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसमें हम इसके काफ़ी सारी एरियाज को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने जो लास्ट 2 थ्रेड्स हैं, इस वीडियो के अंदर हमने वो डिस्कस करने हैं और जो आपके चैप्टर के एंड पर कुछ सेफगार्ड्स गिवन है, जो कि मैं ऑलरेडी थ्रेड्स के साथ वो कवर कर चुका हूँ। लेकिन उनको सरसरी सा गो थ्रू करेंगे कि वो उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक मैंने ना बताया हो, हम वो डिस्कस कर लेंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 13 में से आपके जितने भी अभी तक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, जो कि हर अटेम्प्ट में आता है 8 से 10 नंबर का, हम वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जनाब क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है और हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना होता है। ठीक है? तो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप फीडबैक कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कमेंट्स किया करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, आपकी बात कोई ऐसी बात जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी और ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गई है, तो आप ये लाज़मी बताया करें। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आपके किसी जानने वाले के लिए जो सीए कर रहा है, उसके लिए भी ये यूज़फुल साबित हो सकती है, तो इसको उनके साथ भी शेयर कर लिया करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं एज़ ए सीए स्टूडेंट, तो मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप एज़ अकाउंटेंट फ्रीलांसिंग करते हैं, उसके लिए आपको ना एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको आना चाहिए। नॉर्मली जो बिज़नेसेस यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेजर बनाने के लिए, क्विक बुक्स। वो उसके लेक्चर्स भी, ट्यूटोरियल्स भी मैंने स्टार्ट किए हैं। वो आप प्लेलिस्ट पे चैनल पर गिवन है सेपरेटली, क्विक बुक्स ऑनलाइन या क्विक बुक्स प्रो 2016। आप उसके थ्रू वो लर्न करके, सीख कर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बस आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप जो भी वीडियो देखा करें, उसमें आप कमेंट्स दिया करें या आप शायद आप शेयर कर लिया करें या आप उसको लाइक कर लिया करें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हुआ करे किसी वीडियो के अंदर, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, आप वो भी ज़रूर सजेस्ट किया करें। आपको मैं उसके लिए भी क्या करूँगा, इनकरेज करता हूँ। ये आज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे लास्ट 2 थ्रेड्स हैं, जो हैं हमारा एक फ़ैमिलियरिटी थ्रेड, दूसरा क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेड। जैसे कि फ़ैमिलियरिटी थ्रेड खुद ही बता रहा है कि जो फर्म की एश्योरेंस टीम है, जो एंगेजमेंट टीम है, वो और जो कंपनी क्लाइंट की जो मैनेजमेंट है या ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन्फ्लुएंस रखता है क्लाइंट का, वो दोनों एक दूसरे से फेमिलियर हैं। ये क्या आपका फेमिलियरिटी थ्रेड है। अगर फेमिलियर है, एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान है, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या होना है, अनबायस रहना है, जहां पर वो मसला आ जाएगा। ठीक है ना? अनबायस रहना है, उसने कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए बीच में और अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। अब फेमिलियरिटी में अनड्यू इन्फ्लुएंस किस तरह आ सकता है? अगर मेरे चचा जान, मेरे अंकल कंपनी में सीएफओ हैं, मैं कंपनी में एज ए क्या, मैं फर्म में क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ ऑडिट का, यहाँ पर फेमिलियरिटी है। यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा और बायसनेस भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ों की वजह से मेरी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो भी इंडिपेंडेंस, मेरी जो रिपोर्ट होगी वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं रहेगी। तो फेमिलियरिटी जो आपका मेजर, जो आपके प्रिंसिपल को हिट करता है, फेमिलियरिटी का थ्रेड, वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हिट करता है और साथ में आपकी इंटेग्रिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हिट हो जाती होती है। अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। The threat that due to a long or close relationship with a client or employer, a chartered accountant will be too sympathetic to their interest or too accepting of their work. हो सकता है कि आप
अगर एज इंडिपेंडेंट होते तो आपको उनका एक काम एक्सेप्ट करते, कहते जनाब आपने ये काम गलत किया हुआ है, इसको ठीक करके दे। लेकिन ड्यू टू रिलेशनशिप तो आप कहें चलो कोई बात नहीं, खैर ये काम भी आपका चल जाएगा, जहां पर आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज हो रही है। अब हम इंटिमिडेशन का भी थ्रेट जहां पर पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम सबकी एग्जांपल्स इकट्ठी पढ़ते हैं। द थ्रेट दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर्स। अब यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिविटी किस तरह कंप्रोमाइज हो सकती है, आपका यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके कोई पर्सन, कोई पार्टी क्लाइंट की तरफ से आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी, आपकी जजमेंट को क्या कर देती है, वो बायस करवा सकती है। ठीक है ना, आपसे अपनी मर्जी की रिपोर्ट भी वो ले सकती है। अब इसकी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं, हम अभी चलकर इसको डिस्कस करते हैं। हम पहले देखते हैं कि आपकी फेमिलियरिटी थ्रेट है, वो उसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ सकती हैं, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। A member of the engagement team having a close or immediate family member who is a director or officer of the client। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, मेरे चच्चू, चचा जान या मेरे मामू, कुछ भी अंकल रिलेटिव कंपनी में सीएफओ हैं या डायरेक्टर हैं, और मैं कंपनी में एज ए बेशक मैनेजर ऑडिट ही क्यों ना हूँ, फर्म में अगर मैं मैनेजर ऑडिट हूँ, यहाँ पर हमारी भी फेमिलियरिटी आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर इस थ्रेट कौन सा आया, यहाँ पर फेमिलियरिटी थ्रेट है। सॉरी। अब इस थ्रेड को मैंने खत्म कैसे करना है, मतलब इस थ्रेड के लिए मेरे पास कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात, मैंने एज ए मैनेजर अपने पार्टनर को, फर्म के पार्टनर को, जो भी मेरा डायरेक्टर है, इमीडिएट सीनियर है, उसको इन्फॉर्म करना है कि सर इस रिलेशनशिप की वजह से कि मेरे मामू कंपनी में क्लाइंट में डायरेक्टर फाइनेंस हैं या सीएफओ या जस्ट डायरेक्टर हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद अब फर्म के पास क्या ऑप्शन है इस थ्रेड को खत्म करने के लिए। वो पहला ऑप्शन है कि वो मैनेजर को इस असाइनमेंट से हटा लें, उस जगह पर कोई नया मैनेजर, क्योंकि फर्म में 5-6 मैनेजर होते हैं ऑडिट के, ठीक है ना, बड़ी फर्म्स के अंदर। वो कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं कि वो उस मैनेजर को उस असाइनमेंट को उस क्लाइंट पे भेजी नहीं, उसकी जगह पे किसी और मैनेजर को उस क्लाइंट पर भेज दें। ये हो गया हमारा दूसरा सेफ गार्ड। तीसरा सेफ गार्ड क्या है कि मैनेजर वही रहे, लेकिन मैनेजर के जो काम को, मैनेजर के रिव्यू को डायरेक्टर और पार्टनर डिटेल में रिव्यू करें। ये आपका थर्ड सेफ गार्ड हो गया, इसके थ्रू आप इस थ्रेड को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ए मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैविंग ए क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर who is an employee of the client who is in a position to exert significant influence over the subject matter of the financial statement। अब देखें, आप अगर ये वाला पॉइंट देखें, हमने डिस्कस किया था, और ये वाला पॉइंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर था कि मेंबर खुद पहले फर्म में था, मतलब फर्म का एज ए मैनेजर था, और वो खुद फर्म छोड़कर क्लाइंट में ऐसी पोजीशन पर चला गया जिस पोजीशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो बन गया सेल्फ रिव्यू थ्रेड। यहाँ पर आप देख लें, अगर एक मेंबर है, लेट्स सपोज मैं, मेरा कोई क्लोज फैमिली मेंबर अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट का ऑफिसर भी नहीं है, लेकिन ऐसी पोजीशन पर है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सीनियर मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ये सारे आपके क्या है, पोजीशंस हैं। लेट्स सपोज अगर मेरा कजन, मेरा अंकल, मेरे भाई अगर वहां पर हैं, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, आपका फेमिलियरिटी थ्रेड राइज होता है। इसके लिए भी सेम आपके सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं जो मैंने पहले पॉइंट के लिए बताए थे, ठीक है। थर्ड आपकी एग्जांपल, ए डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट और एन एम्प्लॉय इन ए पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट हैविंग रिसेंटली सर्व्ड एज द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, फर्म का पार्टनर अब फर्म को छोड़कर एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है, तो वो जो फर्म का पार्टनर होगा, उस फर्म जो अभी कंपनी का डायरेक्टर है, वो जो उस फर्म है उसके सारे एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ऑडिट मैनेजर,
जॉब इंचार्ज, बाकी पार्टनर से क्या होगा, फेमिलियर होगा। तो इस केस में आपका जो थ्रेट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है आपका, ये आपका फेमिलियरिटी थ्रेट ही है लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है। अब इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, आपने ये फर्म फर्म ने ये मैटर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा बोर्ड ग्रुप होगा उसको कम्युनिकेट करना है कि जनाब इस इशू की वजह से हमारा ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है। और आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने उस क्लाइंट पर मोस्ट सीनियर जो आपकी टीम होगी, लेट्स सपोज आपका डायरेक्टर ऑडिट, आपका सीनियर मैनेजर ऑडिट, आपका मैनेजर ऑडिट, वो वाले आप भेजें जो आपको लगता है कि जनाब हाँ ये इन पर बोर्ड डायरेक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। थर्ड क्या है कि आप उस क्लाइंट का, उस कंपनी का ऑडिट ही ना करें। ठीक है। अब नेक्स्ट, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और प्रोफेशनल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम ए क्लाइंट। अगर आपने कोई गलती निकाली है, आपको वो कहता है एक्चुअली में ना ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट में भी कवर हो सकता है कि आपका जो पार्ट मतलब कंपनी है वो कहती है जनाब हम एक्चुअली में बना रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप एप्पल का करने जा रहे हैं ना, ऑडिट कर रहे हैं, एप्पल कहता है कि जनाब ऐसा आप क्यों खप रहे हैं, मुश्किल में पड़ रहे हैं, बस इसको टिक टुक लगा दें, ठीक कर दें, हम आपको ना आईफोन 12 गिफ्ट करते हैं यार, आप रख लें। और ये आपका यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या आता है, अराइज होता है। आप गिफ्ट ले सकते हैं लेकिन वो गिफ्ट बहुत मिनिमल वैल्यू की होनी चाहिए, ट्रिवियल अमाउंट की होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर 4-5 हज़ार का गिफ्ट है तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो आपकी इंडिपेंडेंस को खतरे में नहीं डालता। लेकिन ये नहीं कि अगर आपको 1.5-2 लाख की ऑफर कर रहे हैं तो उस केस में आपकी ना जो इंडिपेंडेंस है वो हिट हो रही है। आप उनकी 1.5-2 लाख के लिए आप उनका करोड़ों का घपला भी, फ्रॉड भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं या छुपा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर पर्सनल हैविंग ए लॉन्ग एसोसिएशन विद अश्योरेंस क्लाइंट। अब एक क्लाइंट है जिसका हम 4 सालों से ऑडिट कर रहे हैं, हमारा एक ही मैनेजर क्या हो रहा है, मैनेजर उस क्लाइंट का हर साल ऑडिट मैनेजर रहा है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, फेमिलियरिटी हो गई है। क्या इसका ऑप्शन है कि आप उस मैनेजर को इस साल उस क्लाइंट के ऑडिट पर न भेजें, उसकी बजाय किसी और ऑडिट को आप क्या करें, ऑडिटर को, किसी और मैनेजर को वहां पर आप उस क्लाइंट पर एलोकेट कर दें। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट। हमारे पास क्या हो, एग्जांपल्स क्या क्या है? ए फर्म बीइंग थ्रेटेंड विद डिसमिसल फ्रॉम ए क्लाइंट एंगेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पर एक क्लाइंट हमें धमकी दे रहा है कि जनाब हम आपको डिसमिस कर देंगे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर को रिमूव किया किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कंपनी के मेंबर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि बीओडी क्या होता है, आपके मेंबर ही होते हैं, तो वो आपको रिमूव कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन एज ए मेंबर, ईजीएम ईओजीएम करवा के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा के। ठीक है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, या तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करके आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, मतलब ये है कि आप कह देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी हुई, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका एक ही सेफ गार्ड है कि आप क्या करें, उनको जो रिपोर्ट बनती है एक्चुअली में इंडिपेंडेंट रहकर वो रिपोर्ट दें, और फिर देखें कि आपको अपॉइंट करते हैं कि नहीं अपॉइंट करते। आपने उस क्लाइंट की कुर्बानी देनी है इस केस में। नेक्स्ट है एन ऑडिट क्लाइंट इंडिकेटिंग दैट it will not award a planned non-assurance contract to the firm if the firm continues to disagree with the client's accounting treatment for a particular transaction। जी जनाब, आपको पता है कि फर्म क्या देती है, कॉर्पोरेट सर्विसेज भी देती है, टैक्स की सर्विसेज भी देती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन की सर्विसेज भी देती है, ऑडिट की सर्विसेज भी देती है। अब एक क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, हमारी उससे निगोशिएशन हो रही है कि जो उनकी टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है, सेल्स टैक्स की मंथली, वो हमें आउटसोर्स करने की प्लानिंग कर रही है और हमारे पास निगोशिएशन चल रही है। हम ऑडिट के दौरान हमारा एक बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, IFRS 16 लेट्स सपोज हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जो आपका लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट था वो गलत था, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के अकाउंट्स किसी और ने ऑडिट किए थे। तो हम IS 8 अप्लाई करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में होना चाहिए, रीस्टेट हमें करना है। वो कहते हैं जनाब नहीं, आप रीस्टेट न करें, हमारा लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट ठीक था,
आप इस साल का ट्रीटमेंट भी लास्ट ईयर के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही करें। डिसएग्रीमेंट हो रहा है। अब ऑप्शन क्या है कि मैं अपनी रिपोर्ट में कहूँ कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है। तो उस केस में कंपनी कहती है जनाब अगर आप इस तरह की रिपोर्ट देते हैं, अगर आप हमारे इस ट्रीटमेंट से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डिसएग्री करते हैं, तो जो मैंने आपको सेल्स टैक्स वगैरह की जो मैंने आपको वो दी हुई है, रिटर्न की ऑफर की है, वो आपको मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। अब यहाँ पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी आ रहा है और आपको एक तरह से थ्रेट भी कर रहा है, आपको ना वो इनडायरेक्टली आपको धमकी दे रहा है कि जनाब अगर आपने ये काम किया तो आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर यही आपने क्या करना है, ऑडिटर ने दो चार विद गवर्नेंस को बताना है और इंडिपेंडेंट रहकर अपने इंटरेस्ट को साइड पर रखना है, और जो आई कैप की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपने एथिकल की कंप्लायंस करनी है और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी है। ए फर्म बीइंग थ्रेटन्ड विद लिटिगेशन बाय द क्लाइंट। अब क्या है सॉरी, कंपनी कहती है फर्म को जनाब अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया जो कि मेरे मुताबिक आप गलत कर रहे हैं, वो मैं ऊपर एग्जांपल लूं आईएफआरएस 16 वाली, मैं कहता हूं आपका लास्ट ईयर का आईएफआरएस 16 लीजेस का ट्रीटमेंट गलत था। कंपनी कहती है ठीक था, मैं कहता हूं नहीं गलत था, हम आपके अकाउंट रीस्टेट करवाएंगे, अदरवाइज हम आपकी मॉडिफाई रिपोर्ट दे देंगे। मॉडिफाई रिपोर्ट मतलब ये है कि आपके अकाउंट ठीक नहीं बने हुए। क्लाइंट कहता है ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप मेरे एग्रीमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं, तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में चला जाऊंगा। ठीक है ना, वो आपको थ्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आपको ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है। आपने उसके प्रेशर में नहीं आना और अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी है। अगर अब आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री करता है तो आप रिपोर्ट ठीक देंगे, अगर वो एग्री नहीं करता, आप जो अकाउंट रीस्टेट नहीं करवाता, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। कहना है कि जनाब बाकी अकाउंट्स ठीक है, लेकिन जिसमें जो लीज का हेड है वो गलत बना हुआ है। ठीक है। A firm being pressured to reduce inappropriately the extent of work performed in order to reduce fees. अब आपने क्या करना होता है, अपना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, और आपको सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस लेने के लिए जिस एक्सटेंट तक वर्क करना चाहिए आपने वो लाजमी करना है। अगर आपकी अगर अगर वो कहता है कि आप अपनी एक्सटेंट ऑफ वर्क को, वर्क के स्कोप को आप डिक्रीज करें, और आपको लगता है कि आपकी इस स्कोप को अगर आप कम करते हैं तो आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते, तो उस केस में आप ये ऑडिट परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद जजमेंट ऑफ ए क्लाइंट एम्प्लॉय by employee because the employee has more expertise on matter in question। एक यंगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसेंटली फर्म का ऑडिट मैनेजर अपॉइंट हुआ है, और जिस क्लाइंट पे वो गया है उसको जो सीएफओ है वो गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके कोई एक्सपीरियंस है 25 से 30 साल, वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एफसीए है। अब एक पॉइंट पे उनका आपस में डिसएग्रीमेंट आ गया है, तो यहाँ पर वो आपको प्रेशर, आप जब मैं अगर लेट्स सपोज अगर मैं ऑडिट मैनेजर हूँ उस फर्म का, अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ, किसी ट्रीटमेंट पर बहस कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि यार नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसका एडवांस रिपोर्टिंग में सीए में गोल्ड मेडल भी था, वो ठीक कह रहा होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका अनड्यू प्रेशर इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है, ये भी आपका क्या है, आपका जो इंटिमिडेशन थ्रेड आपके यहाँ पर अब जो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है। अब आप इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके सेफगार्ड्स क्या हैं। आप किसी थर्ड पार्टी, किसी एक्सपर्ट को हायर करें। हम आपके चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे कि एक्सपर्ट को हम किस तरह हायर कर सकते हैं और उसके काम को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अगर किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगे और उस एक्सपर्ट का उस मैटर के ऊपर अगर हम ओपिनियन ले लेते हैं, तो फिर हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये समझने वाला है, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द पार्टनर ऑफ ए फर्म। अब चार्टर अकाउंटेंट कौन सा, मतलब फर्म का कोई एम्प्लॉई है जो सीए क्वालिफाइड है, जैसे कि मैनेजर अकाउंट, मैनेजर ऑडिट, उसको पार्टनर, फर्म का पार्टनर कह रहा है कि अगर जो मैंने आपकी प्रमोशन करनी है इस साल, वो मैं आपकी प्रमोशन नहीं करूंगा अगर आपने क्लाइंट की बात ना मानी तो। अब ये जो प्रेशर आ रहा है, ये फर्म की तरफ से फर्म का पार्टनर ही कह रहा है कि भाई मैनेजर साहब, अगर आपने क्लाइंट की ये बात ना मानी
आपको मैं सीनियर मैनेजर पे प्रमोट नहीं करूंगा। अब ये फर्म के अंदर ही प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर मिली भगत हो गई है, मतलब कंपनी और फर्म आपस में मिल गई है कि हाँ जी हम कंपनी के फ्रॉड छुपाएंगे, लेकिन मैनेजर नहीं छुपाना चाह रहा। मैनेजर क्या है, वो अपने जो उसके प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफेशनल, उनकी कंप्लायंस करना चाहता है। इस केस में उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो क्यों पार्टनर को बताने का फायदा नहीं है, पार्टनर खुद मिल गया दो चार गवर्नेंस के साथ, उसके पास ऑप्शन ये है कि वो फर्म से रिजाइन ही कर सकता है, या रिजाइन करके वो आईकॉप को इन्फॉर्म कर दे जनाब ये इशू था, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी वजह से मैंने रिजाइन कर दिया है और ये इसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब मैंने मेजर सेफगार्ड्स आपके कवर कर लिए हैं जो यहाँ पर ये वाले हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बात और बताने वाली बात नहीं है। ये पूरा पेज हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, एक एक चीज हर एरिया केस के अंदर। एक चीज ये रहती है हमारे पास कि कुछ सेफगार्ड ऐसे होते हैं जो आपके रेलेवेंट जो लीगल बॉडीज होती हैं वो आपको बनाती हैं। जैसे कि आपके क्या होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल कंप्यूटर एंड ड्यू केयर, या बात करें प्रिंसिपल की, मैं कहता है कि आपकी जो सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय प्रोफेशन लेजिस्लेशन और रेगुलेशन इंक्लूड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू द प्रोफेशन। जैसे कि अगर हम सीए करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग में आने के लिए आपके पहले क्या होना चाहिए, सीए इंटर होना चाहिए। और आपको प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं आपने क्या करनी है, 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी, जो आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी फर्म का ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप एक दफा आप सीए क्वालिफाई कर गए हैं तो उसके लिए आपने एक आईकैप का एक और रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीडी। आईकैप की रिक्वायरमेंट है कि उसके हर मेंबर ने हर साल को 200 से 300 घंटे, कंफर्म नहीं है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, तो मुझे आवर्स कंफर्म नहीं है कितने घंटे आपने करने। तो आपने कोई घंटे, उन्होंने कहा हुआ है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साल में लेट्स वो 200 घंटे इन इन एक्टिविटीज पर स्पेंड करने हैं, मतलब कोई कोर्स कर लेना है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, कोई सेमिनार अटेंड कर लेना है जिसमें कोई नए स्टैंडर्ड के बारे में गाइडेंस हो, जिसमें नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में गाइडेंस हो, जिसमें मतलब बजट आया, कोई सेमिनार आई कि आपने करवाया, एंड सो ऑन, डिफरेंट जो भी हो सकते हैं, मतलब जिससे आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे, ठीक है। और आपकी एससीसीपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस हैं, उनकी कंप्लायंस भी इसमें आ जाती है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, आपके जो आईएफआरएस हैं, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी इसमें आ जाते हैं, ये सारे जो बॉडीज हैं, इसके थ्रू आपके जो प्रोफेशनल कंपटीशन ड्यू केयर का जो प्रिंसिपल है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होती है। ये आपके क्या है, सेफ गार्ड्स हैं। हमारा चैप्टर 13 यहाँ पर क्या हो गया है, एंड हो गया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के सारे पास पेपर डिस्कस करेंगे, और जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा चैप्टर 2। थैंक यू सो मच।